Only mode. Hi, this is Prateek Shivalik and welcome to online preparation course for CTET। तो ये जो आज अभी हम वीडियो आपको दिखाएंगे इसमें हम एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज ईवीएस और उसकी पेडागोजी का इंट्रोडक्शन देंगे और उनके बारे में बताएंगे कि उनकी तैयारी हम कैसे कराएंगे, आपको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, किस तरह के उसमें क्वेश्चंस आते हैं, उसका सिलेबस क्या है और क्या क्या आपको पढ़ना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। एनवायरमेंटल स्टडीज ईवीएस जो है इसका जो ये पहले पेपर का एक भाग है। पहले पेपर में 30 मार्क्स का एनवायरमेंटल स्टडीज के लिए रखा गया है और वो जो 30 मार्क्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 50% पेडागोजी के लिए और 50% कंटेंट नॉलेज के लिए। मतलब 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी ऑफ एनवायरमेंटल साइंस या एनवायरमेंटल स्टडीज से आएंगे और 15 क्वेश्चन आपके नॉलेज ऑफ साइंस, एनवायरमेंटल साइंस या एनवायरमेंटल स्टडीज से आएंगे। तो टोटल मिला के 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि ईवीएस से रिलेटेड होंगे। ईवीएस इज मेनली साइंस, थोड़ा बहुत सोशल साइंस का उसमें रहता है पर वो बहुत बहुत मिनिमम है, तो इसलिए मेनली इसको ईवीएस ही कहा जाता है, एनवायरमेंटल स्टडीज या साइंस। इसका जो डिटेल सिलेबस है पेडागोजी का वो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें है कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंटल साइंस मतलब क्या महत्व है एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ने का, और इंटीग्रेटेड ईवीएस क्या चीज है, मतलब साइंस एंड सोशल साइंस मिला के एनवायरमेंटल साइंस बनाया गया है। तो ईवीएस जो है वो एनवायरमेंटल स्टडीज है, एनवायरमेंटल एजुकेशन है, वो क्या है, उसके क्या क्या लर्निंग प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, सीखने के क्या क्या सिद्धांत हो सकते हैं, वो सब इसमें शामिल है। इसके अलावा स्कोप एंड रिलेशन टू एनवायरमेंटल साइंस की क्या उसका साइंस से क्या रिलेशन है, उसका सोशल साइंस से क्या रिलेशन है, वो सब आता है इसमें। बाकी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज, ईवीएस के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए हम कौन कौन सी अप्रोच, कौन कौन से तरीके, कौन कौन से मेथड्स यूज कर सकते हैं, क्लासरूम में कैसी एक्टिविटीज हम करा सकते हैं, हम एक्सपेरिमेंटल मेथड या प्रैक्टिकल वर्क कैसे यूज कर सकते हैं समझाने के लिए, या हम डिस्कशन मेथड का कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे इसमें जैसे जैसे क्लासेस चलेंगी। ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें हम एक छोटा सा टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद जो इंक्लूड किया है पेडागोजी के सिलेबस में वो है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सीसीई, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है वो शामिल किया गया है कि किस तरह से ईवीएस में सीसीई का यूज किया जा सकता है। बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए, ईवीएस में मूल्यांकन करने के लिए हम सीसीई का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं वो सब इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा टीचिंग एड्स या टीचिंग मटेरियल आप कैसे यूज कर सकते हैं, जो कि जब आप एनवायरमेंटल स्टडीज ईवीएस बच्चों को पढ़ा रहे हो क्लास में, तो किस तरह के टीचिंग एड्स आपको यूज करने चाहिए, कैसा टीचिंग मटेरियल या स्टडी मटेरियल या बुक्स वगैरह जो आपको हेल्प करेंगी वो किस तरह से आपको अच्छे से हेल्प कर सकती हैं, वो इसमें हम पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एनवायरमेंटल ईवीएस को पढ़ाते हुए, एनवायरमेंटल साइंस या एनवायरमेंटल स्टडीज को पढ़ाते हुए क्या प्रॉब्लम्स बच्चों को आ सकती हैं, या हमें एज अ टीचर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो सब भी इसी के कोर्स में है। अगर हम इसके कंटेंट नॉलेज वाले सिलेबस की बात करें तो वो बहुत ज्यादा नहीं दिया गया है, मतलब सिलेबस में जो मेंशन किए गए टॉपिक्स हैं वो बहुत कम है, पर इनका डिटेल क्या है वो बहुत डिफिकल्ट है समझना, क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। वो डिटेल तो सिर्फ तभी समझ में आते हैं जब क्वेश्चंस हम देखते हैं पिछले पेपर्स में जो आए हुए हैं। जो कि मेंशन किया गया है वो है फैमिलीज एंड फ्रेंड्स, उनके साथ कैसे रिलेशनशिप्स वगैरह होते हैं, वर्क एंड प्ले के बारे में बताया गया है कि वर्क हमारे क्या है, प्ले मेथड और ये सब चीजें क्या हैं। अपने एनवायरनमेंट में हमारे जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी बच्चों को होनी चाहिए और टीचर्स को भी। इसके अलावा फूड जो हमारा भोजन है, वाटर पानी, और शेल्टर जो हमारा आवास है जहां हम रहते हैं या जहां पे एनिमल्स रहते हैं, ये सब चीजें हैं शामिल की गई। इसके अलावा ट्रैवल, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं इसमें हम कैसे मौसम चेंज होता है, क्या क्या और चेंज होता है, मिट्टी का रंग चेंज होता है, ये सब चीजें शामिल की गई हैं। और सबसे आखिर में थिंग्स वी मेक एंड डू, जो कि हम वो चीजें जो हम बनाते हैं या वो काम जो हम करते हैं। तो देख जैसा कि आप समझ सकते हैं बहुत वेग सिलेबस है, बहुत कुछ डिटेल में नहीं दिया गया है, पर
बस उनकी हेडिंग दी गई है। तो हम जब इन पे टॉपिक्स में जब डिस्कशन करेंगे तो हम ज्यादा इनमें डिटेल में जाएंगे। प्रॉब्लम बस ये है कि इनके लिए कोई एक बुक नहीं है। नॉलेज वाले पोर्शन के लिए आपको थर्ड से लेके फिफ्थ तक की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स जो है वो हेल्प कर सकती हैं, पर वो 15 नंबर का पूरा सिलेबस कवर नहीं करती हैं, पर काफी हद तक करती हैं। हो सकता है 10 नंबर का कवर कर लें, पर जो बाकी है वो कवर करवाना थोड़ा सा अपने आप डिफिकल्ट होता है। इसलिए हमने ये प्रिपरेशन कोर्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन कोर्स डिजाइन किया है। इसके अलावा पेडागोजी जो है वो तो बहुत ही फैला हुआ है, उसके लिए तो बहुत मुश्किल है कि कोई एक बुक आप पढ़ें और वो हो जाए। तो इसके लिए हम अपने नोट्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस अगर आप हमारी लें या वीडियो जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो हमारी देखें और उसके बाद आप स्टडी मटेरियल लें, तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बहुत हेल्प करेगा इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। तो आज आज हम एक छोटे से टॉपिक पे बात करते हैं जो कि मेथड्स ऑफ टीचिंग एनवायरमेंटल साइंस या एनवायरमेंटल स्टडीज। ये बहुत सारे मेथड उसके हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके सबका सीखने का तरीका अलग अलग है, और सब में जो उनकी विशेषताएं हैं, सब बच्चों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, विभिन्नताएं हैं उनमें। इसकी वजह से एक टीचर को ये सजेस्ट किया जाता है कि वो अलग अलग मेथड से पढ़ाएं। तो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं जिनकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है कि कितने सारे हो सकते हैं। ये कोई कंप्लीट लिस्ट नहीं मानी जा सकती, इसमें और भी ऐड किए जा सकते हैं टॉप तरीके, पर ये बहुत एक अच्छी लिस्ट है जिससे आपको काफी हद तक जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले है प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब आप एक आसान चीज से कॉम्प्लेक्स चीज पे जाएं। मतलब पहले जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आप उनको प्लांट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो पहले आप उन प्लांट्स की बात कीजिए जिनके बारे में बच्चों को पता है, जो सिंपल चीजें जो कि वो जानते हैं। उसके बाद आप ऐसी चीजों पर, ऐसे प्लांट्स की बात कीजिए जो कि वो नहीं जानते, तो वो कॉम्प्लेक्स चीजें हो जाएंगी। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हम जाएं तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है बच्चों को ईवीएस समझाने का या पढ़ाने का। इसके अलावा आप स्टोरी टेलिंग का यूज करें, कहानियां सुनाएं उन्हें। किसी प्लांट से रिलेटेड अगर पढ़ा रहे हैं तो उसकी कहानी सुनाएं, या किसी एनिमल की स्टोरी सुनाएं, या मैग्नेट अगर पढ़ा रहे हैं तो मैग्नेट की स्टोरी सुनाएं कि मैग्नेट कैसे डिस्कवर किया गया था, या उनसे रिलेटेड उनको वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज दिखाएं। तो वो बहुत हेल्प करेंगी आपको वो समझाने में, बच्चों को वो टॉपिक जो आप समझाना चाह रहे हैं वो समझाने में। इंटीग्रेटेड अप्रोच भी हो सकता है कि सब कुछ, जैसा कि बताया गया, साइंस और सोशल साइंस का कॉम्बिनेशन है ईवीएस। तो हमारा साइंस जो है वो सोशल सोसाइटी को कैसे अफेक्ट करती है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है सोसाइटी पर, ऐसे ही सोसाइटी जो सोशल वैल्यूज हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ता है साइंस पर, ये सब एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में माना जाता है। अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को सीखने की साइंटिफिक मेथड की बात करें तो उसमें ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी मेथड आते हैं। तो ऑब्जर्वेशन, बच्चे ऑब्जर्व करना सीखें। ऑब्जर्व करने की क्षमता, उनकी अवलोकन करने की क्षमता, किसी भी चीज को बड़े ध्यान से देखने की क्षमता और उससे कुछ सीखने, समझने या कुछ कंक्लूजन निकालने की क्षमता उनकी विकसित हो। वो खुद एक्सपेरिमेंट कर सकें, विभिन्न एक्सपेरिमेंट, जैसे कि छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट जो कि क्लास में हम कराएं, जिससे उनकी एक क्षमता विकसित हो। इसी तरह से डिस्कवरी मेथड, उनको खुद डिस्कवर करने की जो भी नियम है या सिद्धांत है वो ढूंढने का उनको मौका दें और उसके लिए प्रेरित करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए प्रेरित करें, उनको समस्याएं दें जिनको वो सुलझाएं, जिसका वो हल निकालें। इससे बहुत फायदा होगा बच्चों को सीखने के लिए और समझने के लिए ईवीएस को। इसके अलावा उन्हें प्रोजेक्ट दिए जा सकते हैं जिससे कि उनकी ग्रुप में वो सीखने की क्षमता विकसित हो, ग्रुप लर्निंग हो, वो सोशल जो कि है सोसाइटी का एक पार्ट बन के सीख सके। तो बहुत सारे, लाइक 4 बच्चों का ग्रुप बना के आप उनको प्रोजेक्ट दे सकते हैं और 4-4 का ग्रुप में अलग अलग प्रोजेक्ट दिए जा सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा मेथड हो सकता है सिखाने का बच्चों को। इसके अलावा फील्ड ट्रिप्स, बच्चों को हम घुमाने लेके जाएं ऐसी जगहों पर जो कि उनके कोर्स में शामिल की गई हैं, जैसे कि किसी नेशनल म्यूजियम में या किसी नेशनल पार्क में जो कि उनके सिलेबस में जिसका डिस्क्रिप्शन हो, या किसी और ऐसे चीज जिसका डिस्क्रिप्शन हो, जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का अगर डिस्क्रिप्शन है तो हम वहां ले जा सकते हैं उनको, या इससे रिलेटेड किसी बायोडाइवर्सिटी पार्क में ले जा सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन उनकी बुक में दिया हो। तो इससे उनको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का मौका मिलेगा, वो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकेंगे उस चीज से जो कि उनकी बुक में पढ़ाई गई है। तो जब वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे तो उससे उनको बहुत ही फायदा होगा वो सीखने में, समझने में। इसके अलावा सर्वेस का हम यूज कर सकते हैं, बच्चों को कहें कि वो सर्वे करें, मतलब जाएं
कुछ जानकारी इकट्ठा करें और फिर उसका एनालिसिस करें और उससे खुद कंक्लूजन निकालें। इससे क्या होगा कि बच्चे जो हैं उनमें डाटा को इकट्ठा करके आंकड़े इकट्ठे करने की क्षमता विकसित होगी, और जब वो क्षमता उनमें विकसित होगी तो ये उनको ईवीएस के और आने वाले उनके फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है ना, तो ये सारे मेथड्स हैं। कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग थिंग्स भी हम उन्हें सिखा सकते हैं, जैसे बहुत छोटा या बहुत बड़े को समझना, जैसे सुई की नोक में या फिर किसी बहुत बड़ी चीज में डिफरेंस। इस तरह की चीजें जब हम उनको ये हमें हेल्प करती है उनकी सोचने की क्षमता विकसित करने में, कि काले और सफेद में जो फर्क है वो क्यों है, वो फर्क कैसे आया। तो ऐसे जो चीजें हैं वो सोचने की क्षमता को विकसित करने के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। तो इन सारे मेथड में से हम एक, दो या तीन या सभी का यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और हम किन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर बच्चों को खुद डिस्कवर करके सीखने में मजा आता है और खुद डिस्कवर करके वो अच्छे से सीख सकते हैं, तो हम डिस्कवरी मेथड का यूज करें। अगर बच्चे एक्सपेरिमेंट से सीखते हैं तो हम उसका यूज करें। अगर वो कहानियां सुन के सीखते हैं तो हम उसका यूज करें, या फिर वीडियो देख के वो सीखते हैं तो हम उसका यूज करें। हम उन्हें फील्ड ट्रिप पे ले जाके दिखाएं, उससे अगर वो सीखते हैं तो ये डिपेंड करेगा बच्चे किस तरह से सीखते हैं। और ये हर क्लास के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग हो सकता है, और सब्जेक्ट में भी, ईवीएस में भी हर चैप्टर के लिए अलग अलग हो सकता है। तो अभी हम इनसे इसी मेथड से आधारित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि पिछले सीटेट में आ चुके हैं, जिससे कि हेल्प मिलेगी आपको ये समझने में कि किस तरह के क्वेश्चंस सीटेट में आ जाते हैं और उनको कैसे करना है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ शोइंग अ सैंपल ऑफ ट्रेन टिकट इन ईवीएस टेक्स्ट बुक इज टू, कि एक ट्रेन टिकट को ईवीएस की टेक्स्ट बुक में दिखाने का क्या कारण हो सकता है, उससे क्या फायदा होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है बच्चों को ट्रेन के जो भाड़ा होता है उसकी जानकारी मिल सके। दूसरा है कि उनको ट्रेन टिकट के अंदर जो विभिन्न एब्रिविएशंस यूज किए गए हैं उनकी जानकारी मिल सके, मतलब ट्रेन का नाम अगर छोटे अक्षरों में दिया गया है, जैसे कि राजधानी के लिए आरजे लिखा गया है, तो सिर्फ ये समझ सके वो कि आरजे राजधानी के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये दूसरा ऑप्शन कहना चाह रहा है। तीसरा ऑप्शन है कि एनहेंस द स्किल्स ऑफ स्टूडेंट टू अराइव एट कंक्लूजन, मतलब कि विद्यार्थी जो है कंक्लूजन पर पहुंच सके, ये क्षमता उनकी विकसित की जाए। कि ये है एक मतलब ऑप्शन। और जो चौथा ऑप्शन है वो है गिव देम अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद रियल इन्फॉर्मेशन एंड डेवलप द स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो चौथा ऑप्शन है वो बहुत सही ऑप्शन है ट्रेन टिकट को टेक्स्ट बुक में दिखाने का, कि बच्चों को मौका मिले कि वो रियल इन्फॉर्मेशन, जो कि सही बिल्कुल असली चीज है, उसके साथ वो अंतः क्रिया कर सके, इंटरैक्ट कर सके, और फिर उनसे उनके जो डेवलपमेंट होगा स्किल्स का, वो ऑब्जर्वेशन स्किल्स का डेवलपमेंट होगा, मतलब अवलोकन कर सकेंगे, बहुत ध्यान से चीजों को देख के समझ सकेंगे। तो ये वाली क्षमता विकसित की जा सकती है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो फोर्थ आंसर करेक्ट है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस समझ सकेंगे कि क्यों पहले तीन ऑप्शन इतने सही नहीं है जितना कि चौथा ऑप्शन है। तो अभी हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ सीड जर्मिनेशन कैन बी टॉट बेस्ट बाय। वो पूछ रहे हैं कि सीड जर्मिनेशन, जो बीजों में अंकुरण होता है, वो कैसे बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है। तो यहाँ पे भी चार ऑप्शन है। पहला है शोइंग जर्मिनेटेड सीड्स टू क्लास, कि बच्चों को क्लास में जो अंकुरित बीज हैं वो दिखाए जाएं और फिर उनको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया जाए, समझाया जाए। दूसरा है कि उनको जो हमारा बोर्ड होता है क्लासरूम में, जो बोर्ड लगा होता है, उस पर ड्रॉ की जाए उसकी स्टेजेस, और फिर उससे उनको समझाया जाए। तीसरा ऑप्शन है कि बच्चों से कहा जाए कि वो खुद बीजों को बोएं, और फिर उनकी जो डिफरेंट स्टेजेस हैं जिससे वो अंकुरित हो रहे हैं, उनको वो ध्यान से उनका अवलोकन करें, उनको ऑब्जर्व करें, और फिर उनको ड्रॉ करें पेपर पे। और जो चौथा ऑप्शन है वो है कि बच्चों को फोटोग्राफ दिखाई जाए सीड जर्मिनेशन की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लगभग चारों ऑप्शन ही सही दिख रहे हैं, पर अगर सबसे सही ऑप्शन की बात की जाए तो वो सबसे सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, आस्किंग स्टूडेंट टू परफॉर्म द एन एक्टिविटी टू सॉ सीड्स, कि बच्चों से खुद करने को कहा जाए। जब वो खुद करेंगे तो उनमें बहुत सारी क्षमताएं विकसित होंगी, जैसा कि यहाँ पे कहा भी गया है कि
एक तो ऑब्जर्वेशन की क्षमता विकसित होगी कि वो खुद ऑब्जर्व करेंगे डिफरेंट स्टेजेस को और फिर उनको ड्रॉ करेंगे, तो उनकी बॉडी काइनेस्थेटिक स्किल्स का डेवलपमेंट होगा और बहुत सारे और चीजें भी डेवलप होंगी जो कि बाकी जो 3 ऑप्शन है वो इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अभी हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। यह है प्रोजेक्ट मेथड इन टीचिंग साइंस इन टीचिंग ऑफ ईवीएस इज सूटेड मोस्ट टू। पूछ रहे हैं कि ईवीएस पढ़ाते हुए प्रोजेक्ट मेथड किस लिए यूज किया जा सकता है, सबसे अच्छा ऐसा क्या है। तो पहला ऑप्शन है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ईवीएस। अगर ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो ईवीएस में वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए यूज किया जा सकता है। दूसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटीज के लिए यूज किया जा सकता है। तीसरा है कि रीजनिंग स्किल्स के लिए किया जा सकता है। और चौथा है वो साइंटिफिक मेथड है वर्किंग का, उसको प्रमोट करेगा, साइंटिफिक मेथड को प्रमोट करेगा। तो यहाँ पे भी चारों ही ऑप्शन सही है कि बेसिक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। न्यूमेरिकल एबिलिटीज के लिए यूज कर सकते हैं, ये भी सही हो सकता है अगर प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा है जहां पे बच्चों को कैलकुलेशन करनी पड़े। तीसरा भी सही है कि रीजनिंग स्किल्स भी उनके सुधर सकते हैं, और चौथा भी सही है। पर यहाँ पे हम देखें जो चौथा ऑप्शन है प्रमोट साइंटिफिक मेथड, जो साइंटिफिक मेथड होता है उसके अंदर सब कुछ आता है जो पहले 3 ऑप्शन बताना चाह रहे हैं। उनके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आती है साइंटिफिक मेथड में, न्यूमेरिकल एबिलिटीज भी साइंटिफिक मेथड में आती हैं और रीजनिंग स्किल्स भी साइंटिफिक मेथड में आते हैं। तो जो साइंटिफिक मेथड है उसको प्रमोट करता है हमारा प्रोजेक्ट मेथड, और उसके अंदर पहले 3 ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है वो सबसे सही माना जाएगा क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन उसके अंदर समाहित हैं, उसके अंदर इंक्लूडेड हैं बाकी 3 ऑप्शंस। तो यहाँ आप इस क्वेश्चन से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह से हमें ये सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा सही है। और पेपर में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शन सही होते हैं, और ये स्टूडेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है समझना कि कौन से ऑप्शन को वो टिक करें जिससे कि उनका क्वेश्चन गलत ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि इस एक छोटे से वीडियो से आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस तरह से हम सबसे सही उत्तर को टिक कर सकते हैं या समझ के टिक कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आप फोकस रहिए, आप ध्यान से अपना पढ़िए, फोकस होके पढ़िए, भटकने से बचिए। हमारी वेबसाइट है www.ctet.net.in, इस पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई ईमेल हमें करके क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं इस पे, या फिर हमारे सीटेट स्टडी ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं, ये फेसबुक पे है, और हमारा फेसबुक पेज ctt.net.in है, इस पे अभी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये सब आपको हेल्प कर सकते हैं हमसे जुड़ने में, और कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो तो उसमें। ये वीडियोस आपके लिए हम लाए थे कला केंद्र एकेडमी प्लस से बियॉन्ड टीचिंग के साथ पार्टनरशिप में। बाकी और सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी आप हमारे देख सकते हैं, वो भी आपको इस वेबसाइट पे हमारे मिल जाएंगे। बाकी सीटेट के लिए आपको बेस्ट विशेस, आप प्रिपेयर करते रहिए, और अगर हम आपकी कोई हेल्प कर सकें तो हमें इसकी बहुत खुशी होगी।